दैया, उसमें कई खातों से इन्होंने अनऑथराइज पैसे निकाल रखे हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा भी है जो बैंक का एक्स मैनेजर भी है, उनकी वाइफ के खाते, कृष्णा खत्री के खाते से निकाल रखे हैं। सतबीर खत्री जी बैंक में मैनेजर से रिटायर हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी के खाते से बैंक के अधिकारियों ने 20 लाख रुपए निकाल लिए। वो दर दर कंप्लेंट कर रहे हैं, उनकी भी कोई सुनाई नहीं कर रहा आज तक। नहीं तो आप लोग इन मामलों को लेकर, इन आरोपों को लेकर आरसीएस या सहकारिता मंत्री तक क्यों नहीं गए? हमने आरसीएस को चिट्ठी मैंने भी लिख रखी है, जो कम से कम नहीं तो 10 कंप्लेंटें हैं जो आरसीएस ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हैं। खत्री जी ने आरटीआई भी लगा रखी है, आरटीआई का जवाब भी नहीं दे रहा आरसीएस ऑफिस। आरसीएस से तो क्या उम्मीद करोगे भाई। सतबीर खत्री जी ने कंप्लेंट की कि मेरी धर्मपत्नी के खाते से 20 लाख रुपए निकल गए। उसकी एटीआर मांगी तो वो कुछ दे ही नहीं रहे, वो तो इधर उधर की बातें करके बैंक को भेज रहे हैं। कोई बैंक इनको सतबीर जी को कह रहा है कि हम सोसाइटी हैं, हम आरटी एक्ट में नहीं आते। 1 अप्रैल 2019 से शेड्यूल बैंक हो चुका है, ये रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन कर रखा है, आप भी नेट पे चेक कर सकते हैं। बैंक में फ्रॉड हुआ है, नरेला रिकवरी सेल में 20 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाला था असिस्टेंट कलेक्टर जगजीत सिंह मान। सजा दी गई हम तीन आदमियों को जो चपरासी की पोस्ट पे थी। हमारी क्या लेनदारी थी, देनदारी थी? हमने एक पैसा नहीं खाया। उल्टा जगजीत मान को वीआरएस दे दी बैंक ने कि ये मेडिकली अनफिट है। आज जगजीत मान का मेडिकल करा लें आप। जगजीत मान आज भी जिंदा है, आज कौन सा गुजर गया? और जब हम ही 3 फ्रॉड कर सकते हैं तो बैंक के अन्य अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्यों भर्ती करता है फिर बैंक ऑफिसर को? जब 3 चपरासी फ्रॉड कर लेंगे तो बाकियों की क्या जरूरत रहेगी बैंक में? मैंने 2 कंप्लेंट की। क्या? मैंने एक तो बैंक के चेयरमैन ने कुछ सोसाइटियों के साथ मिलकर बैंक से लोन दिलवाया और एनसीसीएफ के शेयर खरीदवा दिए, वहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर कम करने के लिए। लेकिन कोई भी बैंक या कोई भी सोसाइटी आज तक किसी ने भी शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं दिया है किसी भी आदमी को या किसी संस्था को। बैंक लोन देगा कि आप अपने व्यापार को बढ़ाएं या कोई आप अपनी इनकम अदर और कुछ बढ़ाएं। शेयर खरीदने के लिए किसी भी बैंक ने आज तक लोन नहीं दिया। मैंने उसकी शिकायत की तो आरसीएस साहब ने उसका 61 का नोटिस इशू किया बैंक को। बैंक आज 1 में तो फाइनेंस कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, वो उसका कुछ नहीं हो रहा, डेट पे डेट लग रही है। एक जो मैंने पिटीशन कमेटी को जो कंप्लेंट की थी, उसके पिटीशन कमेटी ने वही कंप्लेंट मेरी आरसीएस को दे दी। आरसीएस साहब ने उसके अगेंस्ट 61 इशू किया है, अभी उसमें भी अभी चल रही है। अभी तो ये पक्का नहीं है कि वो मेंटेनेबल है या नहीं है, क्योंकि बैंक ये कहता है मैं तो विधानसभा से ऊपर हूँ, नीचे नहीं हूँ। जबकि विधानसभा में जितने भी आप हमारे माननीय जो विधायक आते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा तो पूरी दिल्ली में सबसे ऊपर है आज की डेट में, तो ये उसको भी मेंटेनेबल नहीं मान रहा बैंक से। बैंक ने मुझे जवाब दिया है कि हमने 4 फ्लैट ओपन बिड में खरीदे हैं और वो इसलिए खरीदे हैं कि ये अपनी मौज मस्ती करें, नहीं तो उन 4 फ्लैटों का बैंक क्यों खरीद रहा है? किस लिए खरीद रहा है? पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग किस लिए कर रहा है आप बताएं। ये तो आप भी जानते हैं कि बैंक कोई भी प्रॉपर्टी डीलर का काम तो नहीं करेगा, या करेगा? अच्छा, बाईपास के पास है गांव, उसमें बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रणवीर RS दैया जी के साड़े के वहाँ खुली हुई है। 40,000 रुपये किराया है उसका, जबकि उस गांव में आप उतनी ही जमीन 5 से 6 हज़ार रुपये। मैं तो ये कहता हूँ आप 5-6 कह रहे हो, मैं तो 10 में मिल जाएगी। तो 30,000 का तो पब्लिक का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कोटला में चले जाओ, वो विजेंद्र सिंह के वो है तो विजेंद्र की, लेकिन वो इसने किसी और के नाम से फर्जी कर रखा है। ऐसे ही निहाल विहार में है, निहाल विहार में भी इसी की शाखा है, वो भी, वो उनका किराया मार्केट से 3 गुना ज़्यादा है। आप नहीं तो वहाँ जाके खुद पता करें, 100 गज का आपको 1 फ्लोर कितने में मिल जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा मार्केट रेट। तो मेरे को क्या बताने की जरूरत है। अच्छा, इन सारे आरोपों को लेकर कभी आप सहकारिता मंत्री का दरवाजा आपने खटखटाया राजेंद्र पाल गौतम का? मैंने राजेंद्र पाल गौतम जी को पूरी फाइल दी
उन्होंने आज तक मुझे कोई रिप्लाई वापस नहीं किया। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को शिकायत की। सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री, सहकारिता मंत्री जो राजेंद्र पाल गौतम है, वो इस मामले की उनको जानकारी है पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं उनको कम से कम नहीं तो 10 कंप्लेंट बाई पोस्ट भेज चुका हूँ, जो आपको मैं सबूत दे सकता हूँ। उसमें सबूत में तो कोई आनाकानी इफ एंड बट नहीं है ना, उसमें तो कोई वो नहीं ना कि मैं झूठ बोल लूंगा। चलो ये बात मैं मान लूंगा, भाई मंत्री साहब कह दे कि मेरे पास आया ही नहीं, ये मैंने मान ली बात आपकी, जबकि मैं उनको पूरी फाइल दे के आया हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इसके रिगार्डिंग मैं इंक्वायरी जरूर बैठाऊंगा। ये मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने आरसीएस साहब को दी और आरसीएस साहब अपने यहाँ रख के बैठे हूँ, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि आरसीएस साहब ने आज तक बैंक के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। मतलब बैंक के खिलाफ इन दी सेंस ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ वैसे बोल रहा हूँ, उन्होंने कोई इंक्वायरी आज तक होल्ड नहीं की है और ना वे आरसीएस साहब चाहते कि बैंक का कोई फ्रॉड उजागर हो। अच्छा, आपने एक छोटा सा आरोप और लगा रखा है कि बैंक में जो भी डायरी, कैलेंडर, कंप्यूटर, यूपीएस, एयर कंडीशनर, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, चेंज करना, जितने ये छोटे छोटे जो ठेके होते हैं वो डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने अपने रिश्तेदारों को दे रखे हैं। कैसे साबित करेंगे आप ये आरोप? साबित आप ये देखें ना, मार्केट में आज कैलेंडर छपवा हुआ, एक कैलेंडर मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है, उसी का बिल आपके यहाँ 20 रुपए का आ रहा है, तो वो किस लिए आ रहा है आप बताइए। तो ये जानकारी आपके पास कैसे है कि बिल 20 रुपए के आए हैं? क्यों नहीं है, आप जाके जो एक्सपेंडिचर चेक कर लो बैंक का, आप ऑनलाइन चेक कर लो, सब कुछ है आज का, सारा खर्चा बैंक का लेके आपकी बैलेंस शीट में मिलेगा बैंकिंग में, वो भी है। और आप कह रहे हैं ना गलत खर्चा, गाड़ियां भी खरीद रखी है उन्होंने गलत तरीके से, जैसे टाटा की आयरिया खरीदी इन्होंने, आज बैंक की सियाज मारुति की सियाज खरीद रखी। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग जाएं तो चेयरमैन को एम्बेसडर से ऊपर कोई कार नहीं मिल सकती, एम्बेसडर भी नहीं है, लेकिन चलो हम तो एम्बेसडर मान लें, ये लग्जरी का क्या काम है ये बताइए, आप ही बताएं, आप तो हमारे से कई गुना समझदार हैं। तो एमडी अनीता रावत से आपने इन मामलों को लेकर कभी शिकायत करी? अनीता रावत से काफ़ी शिकायत कर चुका हूँ मैं, तो एक अपनी पर्सनल भी मैंने किया है कि भाई जब एक फ्रॉड आदमी बैंक जिसने फ्रॉड किया है बैंक में, वो आज नौकरी कर रहा है और बैंक का ही इंक्वायरी अफसर उसको कह चुका है कि हरीश सिरोहा और पुष्पा ने मिलके फ्रॉड किया है। पुष्पा आज भी नौकरी कर रही है तो उसको क्यों नहीं निकाला गया, और मुझे क्यों निकाला मेरे को ये बता दो, जबकि सर्विस रूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी का भी डिसमिसल होगा तो वो आरसीएस की अप्रूवल से होगा, जबकि मेरी तो अप्रूवल भी नहीं है। आरटीआई लगा के मैंने आरसीएस ऑफिस से भी पूछ लिया और आरसीएस साहब को लिख के दे दिया कि आपकी पावर बैंक ने इस्तेमाल की है, लेकिन आरसीएस साहब कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नांगलोई से ललित कुमार जी, पेशे से वकील हैं, इन्होंने वकील मत कर। ये हमारे साथ नांगलोई से ललित कुमार जी, इन्होंने कुछ चुनिंदा मुद्दों पर दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आती है, उस पर कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। मसलन आज जो मौजूदा चेयरमैन है, वो जब नेफेड के चेयरमैन थे तो उन्होंने 1600 करोड़ का गबन किया, जिसके खिलाफ रिकवरी के ऑर्डर पास है, पर उन्होंने आज तक अपना 1% वो जमा नहीं कराया। दूसरा आरोप आपने लगाया है कि चेयरमैन और एमडी ने बैंक में अपने नजदीकी और रिश्तेदारों की भर्ती कर रखी है। तीसरा आपका आरोप है कि बैंक के पैसों को अपनी मौज मस्ती पे खर्च कर रही है मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें कि गलत तरीके से बाहर के टूर में फ्लैट खरीदना हुआ, विदेश के ट्रिप हुए, लग्जरी गाड़ियां खरीदना हुआ, अपने विधानसभा क्षेत्र में डायरी कैलेंडर बंटवाना हुआ। अच्छा, मतलब आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने डायरियां और कैलेंडर बैंक के पैसों से आप जाके विधानसभा में देख लें, हर किसी के घर में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कैलेंडर मिल जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे आया है, वो चाहे खाता धारक हो या ना हो। खाता धारक का क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी खाता धारक हो सकती है क्या, आप बताएं। और बैंक की शाखाओं में अगर कैलेंडर 10 गए हैं
तो वहाँ पे 100 चढ़ा दिए हैं, जाके देख लो। अब बैंक का मैनेजर, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो तुरंत सब कुछ खुल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा सारा। अजीबोगरीब पर 100% सच एक बैंक घोटाले की, और इस घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक सब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, वो भी महज एक ब्रांच मैनेजर राजेश बाला दहिया को बचाने के लिए। यह कहानी आज से 4 साल पहले शुरू होती है। तारीख 30 मई 2016 और तारीख 7 अप्रैल 2017, इन दोनों तारीखों का इस बैंक घोटाले में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, आपको ये समझा दें कि आज दिल्ली न्यूज़ 24 पर इतना हंगामा क्यों बरपा है भाई। ये मामला सिर्फ एक बैंक घोटाले का नहीं है, ये मामला है विश्वासघात का। विश्वासघात हुआ है उस पूर्व ब्रांच मैनेजर के साथ जिन्होंने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में कई सालों तक ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपका ही बैंक, आपका ही डिपार्टमेंट यदि आपके ही पत्नी के खाते से 20 लाख रुपए का गबन कर दे और उसके बाद आपको आंखें दिखाए तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। हम आप लोगों से आज उस शख्स को मिलवाना चाहते हैं जिसके साथ बैंक वालों ने ये विश्वासघात किया। विश्वासघात की इस कहानी में जाट धर्मशाला के सामने जो मौजूद है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच नरेला में, उसके कर्मचारियों में ब्रांच मैनेजर राजेश बाला दहिया, क्लर्क हरीश सरोहा और बैंकिंग असिस्टेंट पुष्पा, इन 3 लोगों ने मिलकर इसी बैंक से एज अ ब्रांच मैनेजर रिटायर हो चुके व्यक्ति सत्यवीर खत्री की पत्नी कृष्णा खत्री के खाते से बिना उनकी अनुमति 20 लाख रुपए गबन कर लिए। अब इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और सत्यवीर खत्री को इस बात का पता कब चला, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। तो सत्यवीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब आपको पता चला कि आपके खाते में इस तरह की गड़बड़ी हुई है। मैं सितंबर 2016 में मैं स्टेटमेंट लेने गया था मैडम का, गाड़ी परचेज करनी थी। तो स्टेटमेंट जब हरीश ने निकाला तो उसमें 20 लाख डेबिट थे।
तो मैंने कहा भाई ये 20 लाख रुपए कहाँ गए, हमने तो निकाले नहीं। तो कहने लगे जी वो गलती से डेबिट हो गया। मैं किसके अकाउंट में डेबिट हुआ? बोला जी वो सुनीता के अकाउंट में। कौन है? बोला सुनीता वो गजेंद्र की बहन है जो कि एमडी का पीए है। अच्छा। तो मैं उससे मिला, उसने कहा जी हरीश ने मेरे बहन के पैसे पहले निकाल लिए 12 तारीख को, ओके। और वो पैसे निकाल के उसने डाल दिए बिमला के अकाउंट में डाल दिए। जब वो चिल्लाई तो सुनीता चिल्लाई तो मेरे पैसे निकाल के मैडम के अकाउंट से निकाल के सुनीता में डाल दिए। मैं चिल्लाया जब मगर भाई मेरे पैसे क्यों निकाले हो? तो गलती से इन्होंने आनन फानन में एक ईश्वर के अकाउंट में देखा, इसके अकाउंट में पैसे है, ज़मीन बिक्री थी उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने उसका स्टेटमेंट देखा तो उसके अकाउंट से मैडम के अकाउंट में डाल दिए। मैंने पूछा भाई ये क्यों डाल दिए? बोला जी ये गलती से क्रेडिट हो गया था, अब हमने ठीक कर दिया। मैं बोला इससे तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर मेरे को इसमें क्यों फंसा दिया? मेरे पैसे निकाल के कृष्णा खत्री के निकाल के सुनीता के अकाउंट में डाल दिए, जबकि 2 लाख था उसका, उसमें 20 लाख मेरे गए और 3 लाख रुपए हरीश ने और डाल के वो कह रही थी मेरी 25 लाख की एफडी बना दे। तो उससे पहले निकले हुए थे वो पैसे, तो मेरे अकाउंट से डाल के उसके पूरे करके सेम डे उसी दिन 30 मई 16 को राजेश बाला दिया मैनेजर थी, हरीश क्लर्क था और पुष्पा थी। इन तीनों ने मिलके तीनों का इनका वाउचर देखो, वाउचर भी चेंज कर दिया है उसके स्वाति महाजन के टाइम का। तो इन्होंने उसकी एक 25 लाख की एफडी बना दी जो कि उसके स्टेटमेंट में है। मेरे मैडम के पैसे निकाल लिए। तो मैंने कहा भाई मेरे पैसे निकाल के इसकी तुमने एफडी बना दी, तो ये क्या ठीक किया? तो कहने लगा, पैर पकड़ने लगा, तो साहब आप हम ठीक कर देंगे, मैं ये है वैसे मेरा पैसे खर्च हो गए और ऐसे ऐसे मैं अपना किला बेच के और मैं कर दूँगा। जैसा अभी सत्यवीर खत्री ने बताया, ये मामला जो है 30 मई 2016 का है। 30 मई 2016 को जिस सुनीता सिंह की अभी चर्चा हुई वो दरियागंज में कार्यरत गजेंद्र सिंह की सगी बहन हैं। जब उनके पैसे हरीश सरोहा ने निकाले थे तो सुनीता सिंह ने फिर शोर मचाया। जाहिर सी बात है किसी के भी पैसे निकलेंगे तो वो व्यक्ति शोर मचाएगा। और जब मामला हेड ब्रांच का हो तो हरीश सरोहा को अपनी नौकरी का खतरा दिखने लगा। उसने आनन फानन में कृष्णा खत्री के खाते से निकालकर सुनीता सिंह के खाते में डाल दिए। और जब कृष्णा खत्री के पति सत्यवीर खत्री ने पूछताछ शुरू की तो फिर किसी ईश्वर सिंह के खाता संख्या 2180 से 7 अप्रैल 2017 को कृष्णा खत्री के खाते में 20,68,420 रुपये डाल दिए। सत्यवीर जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके पैसे तो सुनीता सिंह के खाते में डाले गए थे, तो फिर ये ईश्वर सिंह के खाते से आपको बैंक ने पैसे क्यों लौटाए? मैंने हरीश सरोहा का बोला भाई इसके अकाउंट में मेरे को क्यों फंसा दिया आपने? मेरे को तो सुनीता सिंह के अकाउंट से पैसे चाहिए थे। फिर ईश्वर अगर पैसे मांगने लग गया तो मैं कहाँ से दूंगा? तो उन्होंने कहा जी हम अपने आप ठीक कर देंगे, इधर उधर की में हमसे गलती हो गई है। और राजेश बाला भी, पुष्पा भी और हरीश सरोहा, ज्ञानेंद्र, ये सारे मेरी मैडम के पास आए, स्कूल में पैर पकड़ने गए, रिक्वेस्ट करने लगे कि जी आप छोड़ दो, हमारी सबकी नौकरी जाएगी। वो इनकी वॉइस स्टेटमेंट, वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मैं कभी भी सुनवा सकता हूँ। सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, किसने क्या क्या कहा, कैसे कैसे माफ़ी मांगी। और इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप इसको अभी कहीं मत दो और जो ना इसको दबा दो, हम अपने आप कर देंगे। अच्छा, ये एंट्री फिर आपकी राजेश बाला दहिया ने ठीक की या नहीं? राजेश बाला दहिया ने तो उल्टा फंसा दिया मेरे को। हरीश सरोहा ने वाउचर डाल दिया और पुष्पा ने उसको यस कर दिया। राजेश बाला मैनेजर थी, उसने भी यस कर दिया। तो एक तीसरे अकाउंट को मेरे सामने फंसाना कहा कि तो कहे, जबकि मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है ना। मैंने तो इस कहानी में जो है साफ तौर पर 2 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था
कि इस पूरे गड़बड़ झाले में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तारीख है 30 मई 2016, जब कृष्णा खत्री के खाता संख्या 2420 से 20 लाख रुपए की रकम दरियागंज ब्रांच में कार्यरत गजेंद्र सिंह की बहन सुनीता सिंह, जिसका खाता इसी नरेला ब्रांच में था, 20 लाख रुपए कृष्णा खत्री के खाते से ट्रांसफ़र कर दिए गए। ट्रांसफ़र इसलिए किए गए क्योंकि सुनीता सिंह के खाते से पहले ही हरीश सरोहा ने 23 लाख रुपए का गबन कर रखा था। उस गबन को छुपाने के लिए हरीश सरोहा ने फिर कृष्णा खत्री के खाते में सेंध लगाई। जो बात अभी सतबीर खत्री जी ने बताई कि सुनीता सिंह के खाते को उसी दिन 30 मई को ही 25 लाख की एफडी में परिवर्तित कर दिया गया। हम पाठकों को बताना चाहेंगे कि इस घोटाले से संबंधित एक एक कागजात जिस दिन राजेश बाला दहिया ने अपनी आईडी लॉगिन से सुनीता सिंह के खाते में सेंध लगाई, वो लॉगिन आईडी की प्रिंट आउट हमारे पास एज अ सबूत मौजूद है। इसके बाद लगातार सतबीर खत्री जी को हरीश सरोहा बड़गलाता रहा कि मैं अपना ज़मीन बेचूंगा, किला बेचूंगा, आपके पैसे किसी तरह लौटाऊंगा। फिर जैसा सतबीर खत्री बता रहे हैं कि एक तीसरे खाता धारक ईश्वर सिंह के खाता संख्या 2180 में ज़मीन बिकने के बाद कुछ पैसे जमा हुए। जब हरीश सरोहा को ये पैसे उसके खाते में दिखे तो उसने 20,68,420 रुपए जो है वो कृष्णा खत्री के ट्रांसफ़र कर दिए। मतलब 30 मई 2016 को पहले तो कृष्णा खत्री के खाते को रॉन्गली डेबिट किया गया, बिना इजाज़त सुनीता सिंह के खाते में पैसे डाल दिए गए। और फिर 7 अप्रैल 2017 को मैनेजर राजेश बाला दहिया, हरीश सरोहा और पुष्पा ने फिर से एक गलती दोहराई। कृष्णा खत्री को पैसे लौटाए जाने थे सुनीता सिंह के खाते से। जो नियम कहता है बैंकिंग सिस्टम में, जो एक नॉर्मल नियम होता है, जो कि आगे चल के स्वाति महाजन ने अपनी आंतरिक जांच रिपोर्ट में भी जिक्र किया है कि कृष्णा खत्री के खाते में पैसे जो है वो सुनीता सिंह के खाते से डाले जाने चाहिए थे। लेकिन चूंकि सुनीता सिंह के खाते में तो वो पैसे एफडी के रूप में परिवर्तित हो गई थी, 25 लाख की एफडी बना दी गई थी और एफडी को तो तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए राजेश बाला दहिया, हरीश सरोहा और पुष्पा ने जो है फिर से एक गलती कर डाली। और वो गलती ये थी कि इन्होंने एक तीसरे खाता धारक ईश्वर सिंह के खाते से 20,68,420 रुपए की रकम कृष्णा खत्री के खाते में ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद राजेश बाला दहिया, हरीश सरोहा और पुष्पा के खिलाफ ये पत्र मैं चाहूँगा आपको दिखाना। 20 दिसंबर 2017 को सतबीर खत्री ने बाकायदा प्रबंध निदेशिका अनीता रावत को, जो हेड ब्रांच 31 दरियागंज नेताजी सुभाष मार्ग में बैठती हैं, जो इस बैंक की एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको एक शिकायत लिखी। इनके साथ जैसे जैसे ये पूरी कारगुजारी की गई थी, इन्होंने इसकी शिकायत अपने एमडी से की। साथ ही इसकी प्रतिलिपि चेयरमैन नाबार्ड, आरसीएस दिल्ली, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट और आरबीआई शिकायत केंद्र को भी भेजी, मगर इस पर कहीं से कोई भी जवाब इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। 7 अप्रैल के बाद, 7 अप्रैल 2017 की जो तारीख है, इसके बाद हरीश सरोहा लगातार जो है वो बैंक से ड्यूटी से गायब रहा, लगातार 9 महीने तक फरार रहा। इसके बाद सतबीर खत्री जी ने हार थक कर नरेला थाने में एक कंप्लेन दर्ज करवाई 24/4/2019 को। अब हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि आखिर नरेला थाने में कंप्लेन देने में सतबीर खत्री जी ने 1 साल का समय क्यों लगा दिया? पूरा का पूरा 2018 का समय जो है वो सतबीर खत्री जी ने कहीं शिकायत क्यों नहीं की? मैं दर्शकों से एक बात साझा करना चाहूंगा फिर से कि सतबीर खत्री जी इसी बैंक से मैनेजर रिटायर हैं और जैसा इन्होंने कहा कि इनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें राजेश बाला दहिया और अन्य कर्मचारियों ने आकर इनसे माफ़ी मांगी और पैसे लौटाने का वायदा किया। 7 अप्रैल को रॉन्गली क्रेडिट होने के बाद भी वही बात उन्होंने दोहराई कि हम आपके इस एंट्री को जो है
ठीक कर देंगे जो गड़बड़ी हुई है। और जब कोई आदमी 40-45 साल तक किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर चुका होता है तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर थोड़ा बहुत भरोसा बनता है, समय देता है। और दूसरी चीज़ एक और है कि एक व्यक्ति जो 1700-1800 बच्चों को पढ़ा रहा है, एक स्कूल चला रहा है, वो रोज़ाना बैंक में भाग दौड़ तो खैर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से 2018 का पूरा समय जो है इनका नरेला ब्रांच में राजेश बाला दहिया से बातचीत करते हुए बीत गया। और राजेश बाला दहिया लगातार इनको बड़गलाती रही कि हम इस पूरे गलती को फिर से ठीक कर देंगे, इसको सुधार देंगे। और राजेश बाला दहिया ने इनसे ये भी कहा था कि हरीश सरोहा चूँकि फरार चल रहा है, वो जैसे ही आता है इस पे इंक्वायरी करके हम इस चीज़ को ठीक कर देंगे। दोस्तों, ये पूरा मामला जो हमने आपको बताया ये दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के नरेला स्थित जाट धर्मशाला शाखा का है। सहकारी बैंकों का गठन यूँ तो छोटे व्यापारियों, गरीबों और किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए किया गया था, पर ये जो बैंक है दिल्ली राज्य सहकारी बैंक, पिछले 20 सालों से इस बैंक को भाई भतीजावाद का ग्रहण लगा हुआ है। नरेला जाट धर्मशाला शाखा में इस घोटाले को जिस ब्रांच मैनेजर राजेश बाला दहिया ने अंजाम दिया, उसे मामला खुलते ही आनन फानन में नरेला स्थित ही एक दूसरे ब्रांच अनाज मंडी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। जिस महिला के खाते में गड़बड़ी की गई वो महिला कृष्णा खत्री पूर्व ब्रांच मैनेजर सत्यवीर खत्री की पत्नी हैं और साथ ही वो नरेला स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। एक महिला शिक्षिका पूर्व ब्रांच मैनेजर की पत्नी होने के बावजूद यदि इन घोटालेबाजों ने इनके खाते में हाथ साफ करने से गुरेज नहीं किया तो फिर आप ही सोच सकते हैं कि इन घोटालेबाज कर्मचारियों ने न जाने कितने खातों में हाथ साफ किया होगा। इस पूरे मामले में जो व्यक्ति पिछले 4 सालों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है वो ब्रांच मैनेजर जो इसी बैंक से रिटायर हुआ है और अपनी पत्नी के खाते से 20 लाख रुपए का गबन होने के बाद भी उस व्यक्ति ने अपना सब्र नहीं खोया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, LG हाउस, मुख्यमंत्री कार्यालय, डिप्टी मुख्यमंत्री कार्यालय, सहकारिता मंत्री, RCS कार्यालय, RBI, एंटी करप्शन ब्यूरो, ना जाने कहां कहां इस व्यक्ति ने शिकायतें भेजी और हर बार इस व्यक्ति से सिर्फ इतना कहा गया कि हमने आपकी शिकायत बैंक को भेज दी है और बैंक ने अपना वही रटा रटाया जवाब इनको भेज दिया। यह व्यक्ति आज एक स्कूल संचालित करता है, 1700 बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। न जाने कितने बच्चे इस स्कूल से निकलकर आज अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। न जाने कितने शिक्षकों के घर की रोजी रोटी इस स्कूल से चलती है। कई छोटे छोटे कर्मचारियों के घर का चूल्हा इस स्कूल की वजह से जलता है, पर ये व्यक्ति आज भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये है दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन काम करने वाले बैंक का हाल। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है और दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर इसकी जिम्मेवारी है, पर सहकारिता मंत्री को भी लगातार पत्र और मेल भेजे जाने के बावजूद सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस मामले पर एक गहरी चुप्पी बनाए रखी है, जिससे यह मामला और भी ज़्यादा संदिग्ध हो जाता है। यह मामला सिर्फ एक खाते में गबन का नहीं है। जब हमने इस मामले पर अपनी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाया तो हमें पता चला कि यहाँ पर कई ब्रांचों में बड़े बड़े पदों पर प्रबंध निदेशिका अनीता रावत,
और चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने अपने जानकारों और रिश्तेदारों की भर्तियां कर रखी हैं। उन भर्तियों के लिए ना तो कहीं किसी अखबार में विज्ञापन दिया गया, ना ही प्रोसीजर को फॉलो किया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्तियां की गई हैं। इस मामले में भी जिस क्लर्क हरीश सरोहा को इस बैंक ने बर्खास्त किया है, वो खुद एक पूर्व वाइस चेयरमैन का रिश्तेदार है। जो आरोपी ब्रांच मैनेजर राजेश बाला दहिया है, वो बैंक के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह के भांजे की पत्नी है। कृष्णा खत्री का पैसा जिस सुनीता सिंह के खाते में गया, वो दरियागंज ब्रांच के एमडी के पीए गजेंद्र सिंह की सगी बहन है। ये बैंक नहीं है, ये इन लोगों ने घर की बपौती बना रखी है। यहाँ आपको हर ब्रांच में कोई ना कोई मैनेजमेंट का रिश्तेदार भर्ती मिल जाएगा। मेरा सवाल है सरकार से, दिल्ली सरकार से, जो अक्सर केंद्र को रोजगार के मुद्दे पर जो घेरती है, आज क्या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे इस बात का जवाब देंगे कि उनके नाक के नीचे एक सहकारी बैंक में सैकड़ों पदों पर रिश्तेदारों की भर्तियां, क्या मतलब है इसका? चेयरमैन और एमडी दोनों ने मिलके अपने यहाँ रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। जितने भी आप देख इंक्वायरी होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इनके कितने कितने रिश्तेदार हैं। जैसे इंदु बाला है वो चेयरमैन की रिश्तेदार है, जो संगीता है वो चेयरमैन की रिश्तेदार है, हिमांशु है वो एमडी का रिश्तेदार है, रोहिणी है वो एमडी की पुत्र वधू है, राजेश बाला दहिया है
वो चेयरमैन के भांजे की बहू है जिसने नरेला में फ्रॉड भी किया है। ये बयान जो आप लोगों ने सुना, ये शख्स इसी दिल्ली राज्य सहकारी बैंक का एक पूर्व कर्मचारी है। बड़ी मज़ेदार बात है कि ये बैंक में चपरासी के तौर पर तैनात था, पर इसे नरेला रिकवरी सेल में हुए एक घोटाले के आरोप में निकाला गया। इसका यह भी कहना है कि यदि चपरासी ही घोटाला करने लगे तो फिर बैंक अधिकारियों की भर्ती ही क्यों करता है। जी हाँ, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की अनियमितताओं की फहरिस्त में आज हम आपको इस बैंक में हुए भर्ती घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं। इस भर्ती घोटाले को इस बैंक के प्रबंधन ने ही अंजाम दिया। चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह और मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत समेत प्रबंधन में बैठे कई लोगों ने बैंक में विभिन्न पदों पर अपने रिश्तेदारों की भर्ती कर ली। यहाँ तक कि इस गोरख धंधे को अंजाम देने के लिए फर्जी दस्तावेजों का भी सहारा लिया गया। तो चलिए पहले आपको इन फर्जी भर्तियों के बारे में एक एक करके बता दें। बैंक में फर्जी तरीके से भर्ती हुए इन रिश्तेदारों में कई नाम शामिल हैं, जिनमें चेयरमैन के भाई की पत्नी इंदु बाला, मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की बहू श्रीमती रोहिणी, मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत का भतीजा हिमांशु, मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की ननद नीतू रावत, मैनेजर प्रवेश दहिया की पत्नी और चेयरमैन की भांजी श्रद्धा दहिया, चेयरमैन का भतीजा और गनमैन नार सिंह का बेटा नवीन, डायरेक्टर बलजीत शर्मा का भतीजा क्षितिश शर्मा, एजीएम एपी सिंह चौहान का पुत्र मनीष चौहान, एजीएम सतीश कटारिया का पुत्र हर्ष कटारिया, मैनेजर बीएस रावत की बहू मीना सिंह, एजीएम दिलबाग सिंह का बेटा प्रदीप कुमार, चेयरमैन की पोती संगीता, मैनेजर एम सिंह का बेटा वीरेंद्र सिंह, एजीएम जगमोहन शर्मा का बेटा विवेक गौड़, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस दहिया का पोता योगेश राणा समेत अजय भारद्वाज, अखिल कुमार, अमित गुप्ता, अमित कुमार, अनीता, अंजू, आशा, असलम अहमद खान, भूपेंद्र कुमार, चंचल, चारू वर्मा, दीपक देशवाल, दीपेंद्र सिंह, दीपक गर्ग, दिव्या दिनेश, गुरपिंदर कौर, हरीश सिरोहा, हरिशंकर शर्मा, हर्ष, इंदु बाला, जयप्रकाश, जितेंद्र पवार, बीना, ममता, नवीन, नीरज, नीतू रानी, नीतू रावत, निशा राठी, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, पुनीत बोरा, पुष्पा, राहुल यादव, राजेश कुमार, रामवीर, रीमा महलावत, रेखा, रीतू, रोहित डबास, रोहित कुमार, सचिन दग्गल, संदीप, संगीता, सरिता, सीमा, शिबालाल, सुमन, उमेश सिंह, विपिन यादव, विवेक महलावत, विवेक गौर, योगेश राणा और रेखा रानी समेत सैकड़ों ऐसे नाम मौजूद हैं। रोजाना ईमानदारी का ढोल पीटने वाली केजरीवाल सरकार का दिल्ली राज्य सहकारी बैंक घोटालों और अनियमितताओं का एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। दिल्ली में तकरीबन 50 से अधिक इस बैंक के ब्रांच हैं और इन सभी ब्रांचों का मुख्य कार्यालय दरियागंज में है। दरियागंज के मुख्य ब्रांच से ही दिल्ली के सभी ब्रांचों के कामकाज को नियंत्रित किया जाता है और सभी ब्रांचों को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत के कांधों पर है। पर सवाल यदि मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति पर ही उठने लगे तो फिर इस बैंक का तो भगवान ही मालिक है। जी हाँ, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की एमडी अनीता रावत की नियुक्ति फर्जी होने का अंदेशा है और आरबीआई तथा पब्लिक ग्रीवियांस कमीशन ने आरसीएस को इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं।
बैंक को दोनों हाथों से लूटने में है व्यस्त। नमस्कार, मैं अमित लाल। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में आज दिल्ली न्यूज़ 24 के पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। आज हमारे पास है बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत का पर्सनल सेविंग अकाउंट का डिटेल। इस सेविंग अकाउंट डिटेल में इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि एमडी अनीता रावत ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके बैंक में विभिन्न पदों पर अपने जानकारों और रिश्तेदारों की भर्ती कर रखी है और इन अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों से अनीता रावत हर महीने 25-25 हजार की रकम घूस के तौर पर लेती है। इन कर्मचारियों में दरियागंज ब्रांच में कार्यरत मैनेजर गिरिराज सिंह, असिस्टेंट मैनेजर योगेश कुमार, ड्राइवर नरेंद्र मान और खुद अनीता रावत की ननद नीतू रावत भी शामिल है, जो हर महीने 25-25 हजार की रकम घूस के तौर पर अनीता रावत के सेविंग अकाउंट में पिछले 3 सालों से लगातार ट्रांसफर करते रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो इन कर्मचारियों को नौकरी पर लगाने की एवज में अनीता रावत ने 10-10 लाख रुपए में डील की थी, जिसमें तकरीबन 7.5 लाख रुपए हर कर्मचारी अदा कर चुका है। ये बैंक नहीं है, ये इन लोगों ने घर की बपौती बना रखी है। यहाँ आपको हर ब्रांच में कोई ना कोई मैनेजमेंट का रिश्तेदार भर्ती मिल जाएगा। मेरा सवाल है सरकार से, दिल्ली सरकार से, जो अक्सर केंद्र को रोजगार के मुद्दे पर जो घेरती है, आज क्या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे इस बात का जवाब देंगे कि उनके नाक के नीचे एक सहकारी बैंक में सैकड़ों पदों पर रिश्तेदारों की भर्तियां, क्या मतलब है इसका? सरकारी बैंक भर्ती घोटाले की आज होगी महापड़ताल। नमस्कार, मैं अमित लाल। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, पर यकीन रखिए आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी महापड़ताल और हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने वाले दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे
दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, जिसे रिजर्व बैंक ने सेकंड शेड्यूल बैंक का दर्जा भी दे रखा है, उस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के विभिन्न ब्रांचों में विभिन्न पदों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिश्तेदारों की बड़े पैमाने पर फर्जी भर्तियां होती रहीं और मामला संज्ञान में होने के बावजूद दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस बैंक की शाखाओं में हो रही अनियमितताओं पर आंखें मूंदे रखी। मुद्दा क्या है? दिल्ली राज्य सहकारी बैंक दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अधीन संचालित होने वाला 50 से अधिक शाखाओं का एक बड़ा बैंक समूह है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये राजधानी दिल्ली का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। दिल्ली के तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र में इस बैंक की शाखाएं हैं। इन सभी शाखाओं का मुख्य कार्यालय दिल्ली के दरियागंज में स्थित है। दिल्ली की सभी शाखाओं का संचालन इसी दरियागंज शाखा से होता है और इन सभी शाखाओं के संचालन की जिम्मेवारी मैनेजिंग डायरेक्टर के कांधों पर होती है। मौजूदा समय में दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी अनीता रावत है। अनीता रावत की नियुक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर 22 अप्रैल 2016 को हुई थी, परंतु इस नियुक्ति में दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के प्रावधानों का खुल्ला उल्लंघन किया गया। इस एक्ट की धारा 35 में यह साफ तौर पर वर्णित है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति सरकार की सलाह से की जाएगी। जिस नियुक्ति समिति द्वारा यह नियुक्ति की जाएगी उसमें 2 सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें एक सहकारिता विभाग की ओर से और एक वित्त विभाग की ओर से होगा। साथ ही एक नामित प्रतिनिधि नाबार्ड की तरफ से भी होगा। शेष 16 निदेशक में 5 अलग अलग सहकारी समितियों से लिए जाएंगे और 11 सदस्य चुनाव द्वारा निर्वाचित होंगे। परंतु अनीता रावत की नियुक्ति के मामले में दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के प्रावधानों का खुल्ला उल्लंघन किया गया है। मुद्दा क्या है? दिल्ली न्यूज़ 24 के पास उन सभी बोर्ड मीटिंग्स के मिनट के दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें अनीता रावत को नियमों का उल्लंघन कर चेयरमैन विजेंदर सिंह ने मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। चेयरमैन विजेंदर सिंह ने अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए 25 दिनों के अंदर अनीता रावत को 3 बार प्रमोशन दी। जी हाँ, सिर्फ 25 दिनों के अंदर 3 प्रमोशन। शुरुआत करते हैं 29 मार्च 2016 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक से। इस बैठक के मिनट्स के मुताबिक तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस दहिया को अगले 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया था। साथ ही इस बैठक में अनीता रावत को डिप्टी जनरल मैनेजर से एडिशनल जनरल मैनेजर के तौर पर प्रमोशन दी गई। इस बैठक के महज 3 दिन बाद 2 अप्रैल 2016 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दूसरी बैठक होती है और उस बैठक में बताया जाता है कि आरएस दहिया ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है और उसी दिन अनीता रावत को दूसरी प्रमोशन दी जाती है और उसे ऑफिशिएटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। महज 3 दिनों के अंदर अनीता रावत को 2 प्रमोशन दिया जाना गले नहीं उतरता। इसके बाद 20 दिनों के अंदर 22 अप्रैल 2016 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तीसरी बैठक होती है जिसमें महज 9 डायरेक्टर शामिल होते हैं, जबकि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के मुताबिक किसी भी बैठक के कोरम को पूरा करने के लिए कम से कम 10 सदस्यों का बैठक में शामिल होना जरूरी है। परंतु कोरम पूरा किए बगैर ही चेयरमैन विजेंदर सिंह ने 22 अप्रैल 2016 की उस बैठक में अनीता रावत को तीसरी प्रमोशन दी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। यानी महज 25 दिनों के अंदर अनीता रावत को चेयरमैन विजेंदर सिंह ने 3 बार प्रमोशन दी और बिठा दिया मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर। और तो और इसके लिए दिल्ली सरकार से कोई सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। मुद्दा क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की नियुक्ति में हुए इस फर्जीवाड़े की पड़ताल के दौरान
जब हमने नाबार्ड से संपर्क किया और जानना चाहा कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक द्वारा अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने वाली कमेटी में नाबार्ड की तरफ से नॉमिनी सदस्य कौन था, तो 15 सितंबर 2020 को नाबार्ड ने दिल्ली न्यूज़ 24 को मेल से भेजे गए अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया कि नाबार्ड की तरफ से नामित डायरेक्टर उस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए जिसमें अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। जब नाबार्ड से हमने जानना चाहा कि आखिर उनकी जानकारी के बिना अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे नियुक्त किया गया, तो नाबार्ड ने जवाब दिया कि मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए नाबार्ड से परमिशन लेना आवश्यक नहीं है, जबकि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के अधिनियम 35 में यह साफ तौर पर दर्ज है कि जिस कमेटी द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी उसमें नाबार्ड का नामित सदस्य होना जरूरी है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध समिति में नाबार्ड की तरफ से नामित सदस्य असित कुमार महंती उन तीनों बैठकों में लगातार उपस्थित नहीं थे, जिसमें महज 25 दिनों के भीतर अनीता रावत को 3-3 दफा प्रमोशन दी गई। बावजूद इसके ना तो कभी नाबार्ड ने इस मामले में कोई आपत्ति की और ना ही असित कुमार महंती ने इसकी शिकायत किसी सक्षम प्राधिकार से करने की जरूरत समझी। इन्हीं असित कुमार महंती द्वारा 14 जुलाई 2017 को एक आरटीआई का जवाब कौशल किशोर नामक व्यक्ति को दिया गया, जिसमें इन्होंने नाबार्ड के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के तौर पर जवाब दिया था कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने अनीता रावत को बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की परमिशन नाबार्ड से नहीं ली थी। अनीता रावत की मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति में जिस तरह से असित कुमार महंती ने चुप्पी बनाए रखी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अनीता रावत को नियमों का उल्लंघन कर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाने की शिकायत दिल्ली न्यूज़ 24 ने दिल्ली लोक शिकायत आयोग को भी भेजी, जिस पर 8 सितंबर 2020 को पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, परंतु शायद खुद दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी अनीता रावत की नियुक्ति वैध होने के संदर्भ में जानकारी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21 सितंबर 2020 को आरसीएस कार्यालय ने हमें मेल से एक पत्र भेजा, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अनीता रावत की नियुक्ति का स्पष्टीकरण देने की जिम्मेवारी आरसीएस कार्यालय ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की एमडी अनीता रावत के कांधों पर ही छोड़ दी। यानी अब खुद एमडी अनीता रावत ही अपने वैध होने का प्रमाण पत्र जारी करेगी। यानी आरसीएस कार्यालय के पास अनीता रावत की नियुक्ति के दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। कमाल की बात है ना। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके ऊपर दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के प्रबंधन और सभी प्रकार की कार्रवाई का अधिकार है, उसे ही यह जानकारी नहीं है कि इस बैंक की एमडी अनीता रावत की नियुक्ति वैध है या नहीं। इसका सीधा सा मतलब है या तो दिल्ली राज्य सहकारी बैंक अपना सालाना लेखा जोखा और चुनाव तथा नियुक्ति संबंधित जानकारी आरसीएस कार्यालय में जमा नहीं कराता, या तो फिर आरसीएस कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों को दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के प्रावधानों की ठीक से समझ नहीं है। इसके साथ ही यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन ने दोबारा आरसीएस को 4 नवंबर 2020 को 3 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, जिसका आज तक आरसीएस कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि इसी रजिस्ट्रार कार्यालय ने एक अन्य शिकायतकर्ता ललित कुमार की शिकायत पर इसी दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के विरुद्ध दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 की धारा 61 के तहत जांच के आदेश 20 जुलाई 2020 को जारी किए थे, परंतु आज 4 महीने बीत जाने के बावजूद आरसीएस कार्यालय ने जांच अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं की और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद दिल्ली न्यूज़ 24 ने अनीता रावत की अवैध नियुक्ति और आरसीएस की कारगुजारियों की शिकायत पीएमओ को भेजी, जिसे पीएमओ ने दोबारा पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन को कार्रवाई के लिए भेजा है। इसी मामले में हमारे सहयोगी न्यूज़ पोर्टल ग्लैम डस्ट लाइव की शिकायत को भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आरबीआई मुंबई को जांच के लिए भेजा है।
ये तो रही अनीता रावत की अवैध नियुक्ति की दास्तां। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस फर्जी एमडी अनीता रावत ने अपने इन 4 सालों के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की दरियागंज शाखा में किस तरह फर्जी बिलों के आधार पर लाखों का वारा न्यारा किया और किस तरह अपने 5 रिश्तेदारों को इसी दरियागंज की मुख्य शाखा में भर्ती कर रखा है और हर महीने 25-25 हजार की रकम रिश्वत के तौर पर भी ले रही है। हमारे पास अनीता रावत के पर्सनल बैंक खाते की पूरी डिटेल मौजूद है, तो देखते रहिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज़ 24। मुद्दा क्या है? बीतने के बाद भी आरसीएस कार्यालय ने आरोपों का जवाब देने की जिम्मेवारी अनीता रावत पर ही छोड़ दी। यानी जिस आरसीएस कार्यालय पर इन मामलों में सीधे कार्रवाई और जांच का अधिकार है, उसे खुद ही नहीं पता कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एमडी अनीता रावत की नियुक्ति वैध है भी या नहीं। दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के अधिनियम 35 के तहत मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति जिस कमेटी द्वारा की जाती है, उस कमेटी में 2 प्रतिनिधि सरकार की तरफ से होना जरूरी है, जिसमें एक प्रतिनिधि सहकारी विभाग से और एक प्रतिनिधि वित्त विभाग से होता है। साथ ही एक प्रतिनिधि नाबार्ड की तरफ से होना भी जरूरी है। परंतु बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिस मीटिंग में अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, उसमें नाबार्ड के प्रतिनिधि असीत कुमार महंती मौजूद ही नहीं थे। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 22 अप्रैल की उस बैठक में महज 9 डायरेक्टर ही शामिल हुए थे, जबकि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के मुताबिक किसी भी बैठक का कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 10 डायरेक्टरों का मौजूद होना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नियुक्ति प्रक्रिया में सहकारिता विभाग और वित्त विभाग से भी कोई प्रतिनिधि शामिल हुआ था? खैर, आरसीएस कार्यालय द्वारा 21 सितंबर 2020 को बैंक को जवाब देने की जिम्मेवारी देना तो गलत है ही, पर साथ ही यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बैंक या आरसीएस ने इस पर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। दिल्ली न्यूज़ 24 ने फिर पीजीसी से गुहार लगाई और पीजीसी ने दोबारा
4 नवंबर को फिर से आरसीएस को जवाब देने के लिए लिखा, पर इस बार भी नतीजा सिफर ही निकला। बार बार पीजीसी के निर्देश के बावजूद आरसीएस कार्यालय द्वारा जवाब नहीं देना यह साफ बता रहा था कि इस फर्जी नियुक्ति में कोई तो ऐसा झोल जरूर है जिसकी वजह से आरसीएस कार्यालय इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच हमें यह जानकारी हाथ लगी कि एक अन्य शिकायतकर्ता ललित कुमार की शिकायत पर दफा 61 के तहत इसी बैंक के खिलाफ इसी आरसीएस कार्यालय ने जांच के आदेश दे रखे हैं, परंतु 4 महीने का समय बीत जाने के बावजूद इस मामले में भी जांच अधिकारी तक की नियुक्ति नहीं की गई। आरसीएस कार्यालय की कारगुजारियों से साफ पता चल रहा था कि आरसीएस इस पूरे गड़बड़ झाले पर कार्रवाई ही नहीं करना चाह रहा था। इसलिए 20 नवंबर 2020 को दिल्ली न्यूज़ 24 ने आरसीएस वीरेंद्र सिंह की कारगुजारियों की लिखित शिकायत पीएमओ में कर दी। पीएमओ ने 23 नवंबर 2020 को मामले की जांच पीजीसी की डिप्टी सेक्रेटरी मंजू हांडा को सौंप दी और 4 दिसंबर आते आते आरसीएस वीरेंद्र सिंह का तबादला कर दिया गया। अब पीजीसी ही अनीता रावत की नियुक्ति की जांच पूरी करेगा और नए आरसीएस देवेंद्र सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। वैसे हम दर्शकों को यह भी बता दें कि नरेला ब्रांच में हुए 20 लाख के घोटाले के मामले में आरोपी राजेश बाला दहिया के खिलाफ भी शिकंजा कसने वाला है। इस मामले में गलत तरीके से शिकायत बंद किए जाने के मामले में शिकायतकर्ता सत्यवीर खत्री ने रिजर्व बैंक के सीईपीसी डिपार्टमेंट की सहायक महाप्रबंधक नेहा गौरव सिंह को कोर्ट में घसीटने की तैयारी पूरी कर ली है। इस मामले में भी अनीता रावत का जेल जाना लगभग तय है और हम इस सहकारी बैंक के लाखों खाता धारकों को यकीन दिलाते हैं कि जल्द ही फर्जी एमडी अनीता रावत समेत कई दिग्गज जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। डीजीएम के पद से सीधे एमडी के पद पर प्रमोशन, महज 25 दिनों में बना दिया मैनेजिंग डायरेक्टर। ना सरकार से परमिशन ली, ना ही नाबार्ड से, फिर तो पूछना बनता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। खेल गांव में रहने को मिले करोड़ों के फ्लैट, हर साल फर्नीचर के नाम पर 5 लाख रुपए, हर महीने कर्मचारियों से लेती है 25,000 की रिश्वत, फिर तो पूछना बनता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। 25 दिन में 3 प्रमोशन, इतिहास का सबसे नायाब प्रमोशन घोटाला। 5 रिश्तेदारों को भी दे दी है नौकरी, फिर तो पूछना बनता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, सिर्फ 25 दिन में 3 प्रमोशन और बन गई बैंक की एमडी। कांग्रेस के घोटालों में जुड़ गया एक और घोटाला। ईमानदारी का ढोल पीटने वाली केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे हो गया गड़बड़ झाला। पूर्व कांग्रेसी विधायक विजेंद्र सिंह निकला घोटालों का मास्टरमाइंड। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्कार, मैं अमित लाल। कांग्रेस के दामन पर यूं तो कई घोटालों के दाग हैं, पर यह घोटाला एक सहकारी बैंक समूह से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की। इस बैंक समूह की राजधानी दिल्ली में 50 से अधिक शाखाएं हैं। रिजर्व बैंक ने इसे हाल ही में सेकंड शेड्यूल बैंक का दर्जा तक दिया है। कुल मिलाकर कहें तो ये दिल्ली का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जिसकी निगरानी सीधे राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार करती है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर इसकी जिम्मेवारी है।
परंतु मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय और सहकारिता मंत्री कार्यालय को भी बार बार मेल भेजने के बावजूद दिल्ली सरकार इस घोटाले पर से पर्दा उठाने को तैयार नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये तो हुआ इस बैंक समूह का परिचय। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। मामला दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में जारी भर्ती घोटाले का है, जिसे इस बैंक समूह के मौजूदा चेयरमैन और नांगलोई से 2-2 बार कांग्रेस के विधायक रहे डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने अंजाम दिया है। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक का हेड ऑफिस दरियागंज में स्थित है। इसी दरियागंज ब्रांच से दिल्ली की सभी शाखाओं का संचालन किया जाता है और संचालन की जिम्मेवारी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के कांधों पर होती है। राजधानी दिल्ली का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 50 से अधिक शाखाएं, शेड्यूल बैंक का दर्जा। आपको क्या लगता है, इस बैंक का एमडी बनना काफी मुश्किल काम होता होगा ना, है ना? पर यदि मैं आपसे कहूं कि आपके सर पर यदि बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व कांग्रेसी विधायक डॉक्टर विजेंद्र सिंह का आशीर्वाद है, तो महज 25 दिनों में आपको 3-3 प्रमोशन देकर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा सकता है। चौंक गए? चौंकिए मत। ये कारनामा तो अप्रैल 2016 में ही हो चुका है, और वो भी ईमानदारी का ढोल पीटने वाली केजरीवाल सरकार के नाक के नीचे, उसी के अधिकार क्षेत्र में संचालित स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये दास्तां है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की फर्जी नियुक्ति का। और तो और इस फर्जी एमडी ने चेयरमैन विजेंद्र सिंह के आशीर्वाद से अपने 5-5 रिश्तेदारों को भी इसी दरियागंज ब्रांच में भर्ती कर लिया। कांग्रेस के भाई भतीजावाद का इससे अच्छा उदाहरण और कहां मिल सकता है। इस फर्जी एमडी ने दरियागंज की मुख्य शाखा को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बजाय रावत कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच बना दिया है, जहां 7-7, 8-8 की संख्या में सिर्फ रावत ही रावत आपको मिलेंगे। जी हां, दरियागंज ब्रांच में पदस्थापित असिस्टेंट मैनेजर आशा रावत, नीतू रावत, हिमांशु रावत, चीफ मैनेजर रोहिणी रावत और बैंकिंग असिस्टेंट मयंक रावत, पांचों ही अनीता रावत के नजदीकी रिश्तेदार हैं। खुद अनीता रावत की नियुक्ति में ही कई बड़े झोल हैं। तारीख 29 मार्च 2016, यह तारीख इस कहानी का पहला पड़ाव है। इस दिन अनीता रावत को चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने ब्रांच की डिप्टी जनरल मैनेजर से एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, यानी पहला प्रमोशन। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस मीटिंग में मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस दहिया को 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया जाना तय होता है। ठीक 3 दिन बाद, यानी तारीख 2 अप्रैल 2016, यह बोर्ड मीटिंग चेयरमैन विजेंद्र सिंह द्वारा बुलाई जाती है, जिसमें आरएस दहिया की अनुपस्थिति में यह दर्ज करवा दिया जाता है कि आरएस दहिया ने निजी कारणों से एक्सटेंशन लेने से मना कर दिया। कमाल की बात है ना, लाखों की मंथली सैलरी वाली पोस्ट आरएस दहिया ने बिना बात सिर्फ 3 दिन में छोड़ दी। अपना 1 साल का एक्सटेंशन वापस करने आरएस दहिया उस बोर्ड मीटिंग में शामिल तक नहीं हुए। सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर उन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आरएस दहिया ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया। खैर, 2 अप्रैल 2016 की इसी मीटिंग में विजेंद्र सिंह ने दूसरा कमाल भी कर दिखाया। अनीता रावत को एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर से सीधे ऑफिशिएटिंग एमडी बना दिया, यानी सिर्फ 3 दिनों में दूसरा प्रमोशन। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऑफिशिएटिंग एमडी बनने के बाद अब अनीता रावत के पास इस बैंक में भर्तियों से संबंधित फैसले, साथ ही अन्य फाइनेंशियल डिसीजन लेने की पावर आ चुकी थी। बावजूद इसके
फिर दूसरे प्रमोशन के सिर्फ 20वें दिन यानी 22 अप्रैल 2016 को चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने फिर एक बोर्ड मीटिंग बुलाई और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए अनीता रावत को ऑफिशिएटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर से सीधे एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। महज 25 दिनों में तीसरा प्रमोशन और दरियागंज ब्रांच की डीजीएम रही अनीता रावत अब दिल्ली राज्य सहकारी बैंक समूह की प्रबंध निदेशिका बन चुकी थी। है ना कमाल का प्रमोशन घोटाला। सिर्फ 25 दिन और 3 प्रमोशन और अनीता रावत बन गई एमडी। सच में इतना नायाब भर्ती घोटाला सिर्फ कोई कांग्रेसी नेता ही ये कमाल कर सकता था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये तो था एमडी अनीता रावत की भर्ती में हुए गड़बड़ झाले का पर्दाफाश। अब आपको बताते हैं इस फर्जी एमडी ने किस तरह से इस सहकारी बैंक को दोनों हाथों से जमकर लूटा। अनीता रावत ने बैंक में एमडी बनते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अनीता रावत ने एमडी बनते ही अपने सभी रिश्तेदारों को खुली लूट की छूट दे दी। घोटाले का सबसे पहला मामला पकड़ा गया नरेला ब्रांच में। नरेला की जाट धर्मशाला के सामने स्थित ब्रांच में एक पूर्व मैनेजर की पत्नी के खाते से चेयरमैन विजेंद्र सिंह के भांजे की पत्नी राजेश बाला दहिया ने 20 लाख रुपए का गबन कर दिया। इस गबन में चेयरमैन की रिश्तेदार राजेश बाला दहिया के साथ साथ अनीता रावत के पीए गजेंद्र सिंह की बहन सुनीता सिंह का भी हाथ है। गबन को अंजाम देने में राजेश बाला दहिया, हरीश सरोहा, पुष्पा, सुनीता सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, स्वाति महाजन समेत कई कर्मचारी शामिल पाए गए। नरेला थाने में बकायदा बैंक की तरफ से शिकायत भी दी गई, परंतु चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने अपने पद और पैसे का इस्तेमाल कर पिछले 4 सालों से एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी। और तो और जिस राजेश बाला दहिया के साइन मौजूद है उस वाउचर पर उस राजेश बाला दहिया का नाम तक बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट से गायब करवा दिया जाता है और आनन फानन में राजेश बाला दहिया को नरेला में ही एक अन्य अनाज मंडी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में शिकायतकर्ता सतवीर खत्री रिजर्व बैंक के सीईपीसी डिपार्टमेंट की सहायक महाप्रबंधक नेहा गौरव सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट में जल्द ही याचिका दायर करने वाले हैं। चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने अनीता रावत को गलत तरीके से सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं बनाया, बल्कि चेयरमैन की परमिशन से बैंक हर साल मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत को फ्लैट में फर्निशिंग के नाम पर 5-5 लाख रुपए भी देता है। अब तो यह अनीता रावत ही बता सकती है कि उसके फ्लैट में ऐसा कौन सा क्वालिटी का फर्नीचर लगा हुआ है जो एक ही साल के बाद खराब हो जाता है। अनीता रावत के पर्सनल बैंक अकाउंट की डिटेल के मुताबिक 7 मार्च 2019 को बैंक ने ऑफिस की तरफ से अनीता रावत को अलॉट फ्लैट की फर्निशिंग के लिए 5 लाख रुपए का भुगतान किया और यह भुगतान सीधे अनीता रावत के पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट में किया गया, जबकि ऐसी कोई भी पेमेंट फर्निशिंग का काम करने वाली कंपनी के खाते में जमा की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह फ्लैट बैंक ने अनीता रावत को रहने के लिए अलॉट किया। तो फिर जाहिर सी बात है कि बैंक इसकी मरम्मत या फर्निशिंग के लिए बीड या टेंडर जारी करती होगी, जबकि अनीता रावत के मामले में बैंक ने फर्निशिंग के नाम पर 5 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम सीधे अनीता रावत के सेविंग अकाउंट में जमा करवा दी। इसके ठीक अगले साल यानी 4 मई 2020 को फिर से अनीता रावत ने इसी फ्लैट की फर्निशिंग के नाम पर बैंक से 5 लाख रुपए और ले लिए। अब तो ये चेयरमैन विजेंद्र सिंह से पूछा जाना चाहिए कि क्या अनीता रावत के फ्लैट की फर्निशिंग हर साल करवाई जाती है और क्या इसके लिए अनीता रावत को उसके बचत खाते में 5-5 लाख की रकम दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अनीता रावत के पर्सनल बैंक अकाउंट की डिटेल के मुताबिक अनीता रावत हर महीने 25,000 रुपए की रकम 3 कर्मचारियों से रिश्वत के तौर पर लेती हैं। इन सारी अनियमितताओं के बावजूद अनीता रावत आज भी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर हर महीने बैंक से 3 लाख रुपए की सैलरी ले रही है, जबकि उसकी एमडी के तौर पर नियुक्ति ही फर्जी है।
अनीता रावत ने इस तरीके से इन 4 सालों में इस सहकारी बैंक को कुल 1,46,00,000 रुपए की चपत सैलरी के रूप में लगा दी, जो कि खाता धारकों के गाढ़े पसीने की कमाई है। ये बैंक नहीं है, ये इन लोगों ने घर की बपौती बना रखी है। यहां आपको हर ब्रांच में कोई ना कोई मैनेजमेंट का रिश्तेदार भर्ती मिल जाएगा। मेरा सवाल है सरकार से, दिल्ली सरकार से, जो अक्सर केंद्र को रोजगार के मुद्दे पर जो घेरती है, आज क्या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे इस बात का जवाब देंगे कि उनके नाक के नीचे एक सहकारी बैंक में सैकड़ों पदों पर रिश्तेदारों की भर्तियां, क्या मतलब है इसका? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ इसी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर्ड मैनेजर सत्यवीर खत्री जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्ति प्रक्रिया होती है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है, स्टाफ सिलेक्शन जो होता है, वो किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए क्या क्या नियम कायदे कानून बने हैं और इन्होंने अपने 35 साल के जॉब टेन्योर में किस तरह से नियुक्तियां होते हुए देखी हैं। तो सबसे पहले सत्यवीर जी, आपका इस हल्ला बोल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सत्यवीर खत्री जी, आप इसी बैंक में, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 35 साल तक नौकरी करने के बाद एज अ ब्रांच मैनेजर आप रिटायर हुए। यस। हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि जो आपके बैंक में, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो अपॉइंटमेंट होती है, स्टाफ सिलेक्शन होता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या सिस्टम है, वो जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, हेड ऑफिस ये करता है कि हमारी वैकेंसी कितनी है, वो हर ब्रांचों से मंगा लेता है, यहाँ पे इतनी इतनी वैकेंसी है, पीएन की और क्लर्कों की। फिर उसके अनुसार हम जो है 2 नेशनल पेपर में और 1 रीजनल में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, पोस्ट बॉक्स लेके जो भी देते हैं। वहाँ से जितनी एप्लीकेशन आती है वो हेड ऑफिस में आ जाती हैं। उसके बाद उनका इंटरव्यू के लिए लेटर भेज देते हैं। सिलेक्शन कमेटी बैठती है, जो सिलेक्शन करेगा उनका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर भेज देते हैं। ये तो मतलब उसकी अपॉइंटमेंट की। अच्छा, ये सिलेक्शन कमेटी जो बनती है, इसमें आमतौर पे किस स्तर के अधिकारी होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं? तो बैंक के डायरेक्टर होते हैं और बड़े ऑफिसर भी बैठते हैं। अच्छा, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी के लिए भी सेम प्रक्रिया है? नहीं, उसके लिए वो डायरेक्टर हैं और उसमें बैठाते हैं, जनरल मैनेजर हो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो, डिप्टी जनरल मैनेजर हो, वो बैठते हैं। बाहर से भी मंगा सकते हैं हमें। नहीं, हम जैसे ये जानना चाहते हैं कि अगर असिस्टेंट जनरल मैनेजर और ब्रांच के जनरल मैनेजर जो होते हैं, जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनकी अगर वैकेंसी हो तो क्या उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट देकर सेम प्रोसेस अपनाया जाता है? भाई, हमारे 35 साल में मैंने देखा कोई असिस्टेंट मैनेजर, कोई जनरल मैनेजर और कोई एमडी डायरेक्ट कोई नहीं लगाया है। सब पहले लगते हैं, अकाउंट ऑफिसर लगते हैं, क्लर्क लगते हैं, उसके बाद प्रमोशन होती रहती है। और अच्छा, डायरेक्ट मतलब आपके टेन्योर में कभी ये देखने में नहीं आया कि असिस्टेंट मैनेजर या ब्रांच मैनेजर डायरेक्ट किसी को अपॉइंट किया गया? कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वो उनका उठा के देख लो उनका सारा। अच्छा, एक चीज और सत्यवीर जी, कि आपके दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो अभी मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी अनीता रावत, उनकी नियुक्ति को लेकर हमारे हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे जिनसे ये संदेह उत्पन्न हो गया कि उनकी नियुक्ति के दौरान जो है नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, क्योंकि वो आप ही के बैंक में डीजीएम के पद पे कार्यरत थी 29 मार्च 2016 तक। उसके बाद 29 मार्च 2016 से लेकर 22 अप्रैल 2016 आते आते मात्र 25 दिनों में आपके ही बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, जबकि एक्ट में ये क्लैरिफाई किया गया है पहले से
कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो बोर्ड का जो है मेंबर सेक्रेटरी होगा। एक सवाल तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब एक्ट में लिखा हुआ है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो मेंबर सेक्रेटरी होगा, तो मेंबर सेक्रेटरी होने का मतलब क्या ये नहीं होना चाहिए कि वो स्टाफ नहीं हो सकता? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में मेंबर कोई स्टाफ तो नहीं हो सकता, उसका एम्प्लॉय तो नहीं हो सकता, तो फिर वो एमडी कैसे बन सकता है? पहली चीज। दूसरा सवाल मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि क्या ऐसा कभी पहले देखने में आया है आपके लोगों के 35 सालों के दौरान? क्या आप लोगों को ऐसा कोई अनुभव है या ऐसी कोई जानकारी है कि कोई स्टाफ 25 दिनों के अंदर 3 प्रमोशन लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर बना हो? हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 25 दिन में एमडी बना दिया जाए। पहले एमडी तो नबार्ड भेजता है। अच्छा, पहले नबार्ड भेजेगा। जैसे कुछ एमडीओ के नाम बताएं। राजीव चौधरी आया, वो भी एमडी नबार्ड से था। अच्छा। और आरएस दहिया थे, वो भी एमडी थे, वो भी नबार्ड से आए हैं। और इस आरएस दहिया के बाद वो इससे पहले हर्ष बहनवाड़ा आए जी, वो भी नबार्ड से आया है। तो आते ही नबार्ड से, नबार्ड जो है ना सब्सिडी देता है इस बैंक को, किसानों का बैंक है ये। अच्छा, आप रिटायर कब हुए थे? 2006 में। 2006 में। अच्छा, इसलिए अनीता रावत की नियुक्ति को लेकर इनसे सवाल करना कोई वो नहीं है, क्योंकि अच्छा, अनीता रावत क्या आपके टाइम में थी बैंक में? मेरे टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर था बैंक का। अच्छा। उसने डायरेक्ट अकाउंट ऑफिसर लगा दी, जो कि बिल्कुल इलीगल है। डायरेक्ट अकाउंट ऑफिसर लगते ही नहीं थे, अकेली लगाई है ये। और कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, ना कोई वैकेंसी आई, ना कोई अखबार में दिया, ना। अच्छा, बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना वैकेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर रहते हुए अनीता रावत को, इकलौती अनीता रावत को अकाउंटेंट नियुक्त कर दिया था। अकाउंटेंट नियुक्त कर दिया। ये बड़े कमाल की बात है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि जिस दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की मैनेजिंग डायरेक्टर होने के फर्जीवाड़े पे हम बार बार सवाल उठा रहे थे, अब ये एक नई बात निकल के आई है कि ये बैंक में जब अकाउंट ऑफिसर लगाई गई थी उस वक्त कोई एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, उन्होंने जो है अनीता रावत को विदाउट वैकेंसी, बिना किसी चयन प्रक्रिया को फॉलो किए हुए डायरेक्ट अकाउंटेंट नियुक्त कर दिया था। तो भाई पूत के पांव तो पालने में दिखते हैं। इसी फाइल मंगवा देख लो, इसी फाइल निकलवा के देख लो, डायरेक्ट अकाउंट ऑफिसर है। नहीं तो क्लर्क लगाना चाहिए था इसको। क्या क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, एक चीज और बताइए सतबीर जी, जब से हम मतलब दर्शकों जो हमारी वीडियो को देखते हैं उन्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली न्यूज़ 24 ने जो है पीजीसी में, पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन जो लोक शिकायत आयोग है दिल्ली का, उसमें कई बार शिकायत की और पीजीसी ने जो है अपना दायित्व भी पूरा किया। उसने जो है आरसीएस को 3-3 दफा जो है 3-3 हफ्ते का समय दिया और अनीता रावत की नियुक्ति पर स्पष्टीकरण देने को कहा। पर आरसीएस कार्यालय के पास ये खुद ही जानकारी नहीं है कि अनीता रावत की नियुक्ति वैध है भी या नहीं। कहने का मतलब कि जिस कोऑपरेटिव बैंक को 2019 में रिजर्व बैंक ने सेकंड शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया, जिस कोऑपरेटिव बैंक की दिल्ली शहर में 50 से अधिक ब्रांच हैं, इतना बड़ा कोऑपरेटिव का बैंक समूह, कह लीजिए कि राज्य का सहकारी बैंक है, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बावजूद ना तो दिल्ली सरकार के पास और ना ही आरसीएस कार्यालय, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय के पास इस तरह का कोई दस्तावेज है कि अनीता रावत की नियुक्ति वैध है कि नहीं है। जबकि जानकारी के मुताबिक हर सहकारी बैंक जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव कार्यालय को जो है सालाना विवरणी मार्च अप्रैल एंडिंग में जब आदमी भेजता है तो सालाना जमा खाते के साथ साथ जो चुनाव होते हैं, जो बड़े पदों पे नियुक्तियां होती हैं, उनकी भी एक लिस्ट भेजी जाती है कि मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन लोग नए आए हैं। पर आरसीएस कार्यालय के पास 2016 से लेकर आज 2020 अब खत्म होने को है, आखिरी दिन बचे हैं दिसंबर महीने के, आरसीएस कार्यालय के पास इतने बड़े बैंक समूह के बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति वैध है कि नहीं है इसकी जानकारी ही नहीं है।
क्योंकि 21 सितंबर 2020 को आरसीएस कार्यालय ने जो है अनीता रावत की नियुक्ति के संदर्भ में स्पष्टीकरण देने के मामले को जो है बैंक को ही वापस भेज दिया। सतबीर जी, एक चीज जानना चाहता हूं मैं, क्या ये संभव है कि इतना बड़ा बैंक समूह कोऑपरेटिव का जिसकी 50-50 ब्रांचें हैं और आरसीएस कार्यालय के पास अनीता रावत की नियुक्ति के वैध होने का कोई दस्तावेज ही नहीं है, वो बैंक से ही कह रहा है कि आप जवाब दे दो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आरसीएस कार्यालय शायद दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंडर काम कर रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक तो आरसीएस कार्यालय की जवाबदेही आरसीएस कार्यालय को पता होना चाहिए। ये कोऑपरेटिव बैंक आरसीएस के अंडर में आता है, पर वो तो आरसीएस तो कह रहा है कि आप ही जवाब दो जी कि आपकी एमडी की नियुक्ति वैध है या नहीं। अब जब भ्रष्टाचार इतना हो तो वो तो कुछ भी कह सकता है। फाइल कोई भी एक कंप्लेंट दे दो, दाब लेगा, बताता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब आरसीएस में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैंकिंग, ओके, अलग से है, उसके अंडर में आते हैं सारे बैंक, वो देखभाल करता है। वो उसके पास नॉलेज क्यों नहीं है? मैंने आरटीआई लगाई तो बैंक में भेज दिया, बैंक जवाब। अच्छा, आपने भी आरटीआई लगाई? मैंने लगाई थी तो उन्होंने बैंक में लिख दिया कि इसको बताओ। मेरे को क्यों बताओ? मैं आरसीएस से पूछ रहा हूँ, एआर बैंकिंग लिखता है मेरे को। अच्छा, बैंक ने आपको फिर क्या जवाब दिया? बैंक ने कुछ भी नहीं दिया। ये आरसी ये जो है हमारा बैंक ने कुछ तो आपको बताया होगा। बैंक ने मेरे को लिख के दे दिया कि हम जो आरटीआई के दायरे में नहीं आते। ये बड़े कमाल का मामला है। एआर बैंकिंग ने लिखा कि आप इसको 3 दिन के अंदर जवाब दो। बैंक ने ये जवाब दे दिया, हमारे उसके दायरे में नहीं आते। ये एक मतलब दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का ये एक अजीब सा कार्यालय है, आरसीएस, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिल्ली न्यूज 24 ने अनीता रावत की नियुक्ति को लेकर स्पष्टीकरण के लिए पीजीसी में शिकायत की थी। पीजीसी ने हमारी शिकायत को आरसीएस कार्यालय को फॉरवर्ड किया। सहकारिता मंत्री के कार्यालय से भी हमारी एक वित्तीय अनियमितता की शिकायत जो है आरसीएस कार्यालय को भेजी गई और आरसीएस कार्यालय को निर्देश दिया गया कि आप इस पर जो है 3 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए, शिकायतकर्ता को भी अवगत कराइए। मगर कमाल की बात यह है कि 21 सितंबर 2020 को जिस एआर बैंकिंग का जिक्र अभी सतबीर जी कह रहे हैं, उसी एआर बैंकिंग ने जो है एमडी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को एक लेटर लिखा और उस लेटर में आरसीएस कार्यालय कहता है कि हम आपके बैंक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को आपके पास भेज रहे हैं, इन पे जो है एक्ट के मुताबिक जो है कार्रवाई करें और शिकायतकर्ता को जो है जानकारी उपलब्ध कराएं। इसका मतलब कि आरसीएस कार्यालय के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई काम नहीं है। आरसीएस कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी सिर्फ महीने के 30 दिन पूरे होने के बाद सैलरी लेने के लिए जिम्मेवार हैं, जवाबदेही उनकी नहीं है। इसके बाद पीजीसी में हमारी दूसरी शिकायत 4 नवंबर की। 10 नवंबर को पीजीसी ने फिर तीसरी दफा आरसीएस कार्यालय को लिखा, लेकिन आज दिसंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, नया साल 2021 आने वाला है, पर आज की तारीख तक आरसीएस कार्यालय दिल्ली ने हमारे किसी भी सवाल के जवाब में कोई भी स्पष्टीकरण या एटीआर हमें नहीं भेजी। एक और मामला, जैसा अभी सतबीर खत्री जी ने बताया कि इन्होंने भी आरसीएस कार्यालय में इस मामले को लेकर आरटीआई दाखिल करी थी, लेकिन आरसीएस कार्यालय ने वही काम किया जो दिल्ली न्यूज 24 के साथ हुआ कि आरसीएस कार्यालय ने उस आरटीआई का जवाब देने की जिम्मेवारी भी बैंक को दे दी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आरसीएस कार्यालय तक को अनीता रावत के नियुक्ति की जानकारी नहीं दी गई थी। आरसीएस कार्यालय में बैठे हुए सेक्रेटरी कोऑपरेशन जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कहे जाते हैं, और एक्ट के जो 35 में जो प्रावधान है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से आप सलाह मशवरा करके, दिल्ली सरकार से सलाह मशवरा करके ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकते हैं, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा कोऑपरेटिव बैंक का वो एज अ सेक्रेटरी मेंबर एक्ट करेगा। और जैसा कि सतबीर खत्री जी ने बताया कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आज तक, इसके स्थापना के समय से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एम्प्लॉय को
25 दिनों में प्रमोशन देकर एमडी बना दिया गया हो। सतबीर खत्री जी का दावा है कि एमडी हमेशा नाबार्ड की तरफ से भेजा जाता रहा है। और अनीता रावत की नियुक्ति के मामले में तो एक और गड़बड़ी सामने आई। एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस कमेटी द्वारा एमडी की नियुक्ति की जाएगी उसमें जो है एक व्यक्ति सहकारिता विभाग से, एक व्यक्ति वित्त विभाग से और एक व्यक्ति नाबार्ड की तरफ से नॉमिनेटेड होगा। और उन तीनों सरकारी लोगों को मिलाकर जो कमेटी बनेगी वो कमेटी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति करेगी। मगर जो दिल्ली न्यूज 24 को अनीता रावत के नियुक्ति के संदर्भ में जो बोर्ड मिनट्स के दस्तावेज हासिल हुए हैं, उन दस्तावेजों के मुताबिक, उन बोर्ड मिनट्स के मुताबिक नाबार्ड के उस वक्त के जो प्रतिनिधि थे बोर्ड में नाबार्ड की तरफ से, AK मोहंती, असित कुमार मोहंती, वो 29 मार्च, 2 अप्रैल और 22 अप्रैल तीनों मीटिंगों में जो 3 प्रमोशन अनीता रावत को दी गई, उन तीनों मीटिंगों में वो शामिल नहीं हुए। और नाबार्ड ने भी बकायदा 15 सितंबर के अपने जवाब में, 15 सितंबर 2020 के जवाब में इस चीज को स्वीकार किया है कि बैंक में जो उनकी तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर था वो उस बोर्ड मीटिंग में शामिल ही नहीं हुआ जिसमें अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। एमडी के तौर पर नियुक्ति फर्जी है, ये तो साफ है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि अनीता रावत, ये जो फर्जी एमडी है, इसने बैंक में एमडी बनने के बाद से अब तक 9 अपने रिश्तेदारों को, नजदीकी रिश्तेदारों को बैंक में भर्ती कर लिया। कहने का मतलब कि आज के डेट में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक तरह से रावत कोऑपरेटिव बैंक के तौर पे एक्ट कर रही है। सतबीर जी, एक सवाल आपसे और चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई रूल है कि बैंक के जो बोर्ड में जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, जो डायरेक्टर वगैरह हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर ही जो है, क्या वो बैंक में अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर सकते हैं? तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्टर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये मेरे पास सबूत है दोनों का कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। पर रिलेटिव्स की नियुक्ति क्या हो सकती है सरकारी बैंक में? नहीं, अपने लड़के रिलेटिव ये कोई नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट। ये कोऑपरेटिव बैंक में भी सब ना अपने अपने वो ठोक दिए, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई भाऊ भाभी, सारे ठोक दिए इसमें। एक और आपको अजीब बात बताता हूं इस आरसीएस कार्यालय की। 2020 के 7वें महीने में, मतलब जुलाई 2020 में, एक शिकायतकर्ता ललित कुमार की शिकायत पर इसी आरसीएस कार्यालय ने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 2003 के दफा 61 के तहत एक आदेश जारी किया है। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में एक मजेदार बात यह है कि जुलाई 2020 में दफा 61 के तहत जांच के आदेश होने के बावजूद आज की तारीख तक जांच शुरू ही नहीं हुई है। कमाल की बात है ना। और मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, सहकारिता मंत्री, इन सभी को बार बार हम इस तथ्य से अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक 61 की जांच को शुरू ही नहीं किया गया है। किसी सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले को लेकर राजनीतिक संरक्षण देने का इतना बड़ा मामला आज से पहले दिल्ली शहर में किसी ने नहीं देखा होगा। देश की राजधानी में मौजूदा सरकार द्वारा एक भर्ती घोटाले को राजनीतिक संरक्षण किस तरह से दिया जाता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाला।